अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे कंफर्म करें चैट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जल्दी से मुझे कंफर्म करें। हमादुल्लाह का मैसेज आए, यस सर आवाज़ आ रही है। आ, और भी मुझे कंफर्म कर दें, दूसरों को आवाज़ आ रही है क्लियर। जल्दी जल्दी कंफर्म करें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। हमादुल्लाह का मैसेज आया, जी सर नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हमारी ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिस्कस करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना बता दूंगा। फर्दर हम सिलेबस को देखेंगे, ऑडिट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर कैफ में हमने ऑडिट पढ़ा था और ये एडवांस ऑडिट है, तो एडवांस ऑडिट के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू है, और कितना परसेंट कोर्स ऐसा है कि जो कि न्यू होगा, जिसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम फोकस करना होगा। क्योंकि कैफ में ऑलरेडी चीजें जो आपने पढ़ी हुई है वो तो इजीली आप लोग कवर कर लेंगे, उस पर ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे। अगर कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब उस पर ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब न्यू कॉन्सेप्ट होता है तो बच्चे को थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं, और उसको बार बार देख के चीजों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे कि कैफ का सिलेबस कितना ऐसा है कि जो कि सी फैब के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है। फिर हमें आइडेंटिफाई ये करना होगा कि यार किन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिसके अंदर कम टाइम के अंदर हम ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो वो वाले एरियाज को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लेट्स से भाई इतने घंटों में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, और इससे हमारा मेजर जो मार्क्स का पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। तो वो वाले एरियाज हमें देखना जरूरी है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आइडेंटिफाई ये करेंगे कि यार कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है, और वो गलती हमें दोहरानी नहीं है, दोबारा वो गलतियां नहीं करनी जो दूसरे स्टूडेंट्स ने करी और वो फेल हो गए। ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आपको कोई चीज पास करनी है, कोई चीज अचीव करनी है, तो हमेशा उसके आइडेंटिफाई करें कि फेलियर के क्या रीजंस हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जाते हैं कि जो पासिंग स्टूडेंट होता है, जो जिसका जिसका पेपर पास हो जाता है, तो बच्चे उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम कैसे पास हो गए। देखिए, वो तो एक अपनी स्ट्रेटजी बता देगा, मैंने ये करा वो करा ये करा। ठीक है। लेकिन बच्चे उसके पास नहीं जाते जो बच्चा फेल हो गया था, उससे नहीं पूछते कि यार तुम किस वजह से फेल हो गए। अगर ये आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यार किस वजह से बच्चा फेल होता है, तो आप वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। जब आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे तो फिर आप अल्टीमेटली पास हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे कि फेलियर के क्या रीजंस हैं। फर्दर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पास करने के लिए, और किस तरीके से हम अपने कोर्स को लेकर चलेंगे। अगर आप एस टी अकेडमी से पढ़ते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ों पर भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? साथ साथ मुझे कंफर्म करते रहें चैट बॉक्स में कि आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे साथ साथ कंफर्म करते रहें। देखिए, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट आप लोग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, और थ्रू आउट द पीरियड पूरे कोर्स में हमें ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस करने हैं, जिसमें आप लोगों की तरफ से भी इनपुट आ रहा हो, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, और साथ साथ मैं आप लोगों से चीजें पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो साथ साथ मुझे चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते रहे। अभी तक चीजें जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। हाजरा का मैसेज आया, यस सर ऑल क्लियर। ठीक है। अच्छा, छोटा सा मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो सीए क्वालिफाइड। ठीक है, जो अभी आप लोग सीए क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीए क्वालिफाइड हो गया है, और मैंने सीए क्वालिफाइड अपना करा था दिसंबर 2021 के अंदर। ठीक है, प्लस इसके अलावा मेरे पास एमबीए की डिग्री भी है। अच्छा, करंटली अभी मैं एज अ हेड ऑफ फाइनेंस काम कर रहा हूँ इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। फर्दर इसके अलावा मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो मैंने डिलॉयट से करी थी, और सी फैब 6 मैं पढ़ा रहा हूँ दिसंबर 2023 से। ठीक है, और इससे पहले मैं कैफ 8 अभी करंटली भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं अक्टूबर 2021 से कैफ 8 भी पढ़ा रहा हूँ। तो कैफ 8 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, तो मुझे काफी सारी चीजें वहाँ आइडेंटिफाई हुई कि बच्चा किधर मसला कर रहा है। जो बेस है ना, बेस लेवल, उधर काफी सारी मसले थे। ठीक है ना, तो वहाँ मैंने चीजें आइडेंटिफाई करी। फिर मैंने जब सीफैब लेवल पे देखा, और सीफैब लेवल पे जब मैंने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि यार इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीफैब 6 का पेपर बार बार फेल होता है, और बच्चा जो है वो, उसके जो आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी होती है। इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कि असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर रोल पे आ जाते हैं, फर्म के अंदर ऑडिट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली ऑडिट कर रहे हैं, चीजों का पता है, लेकिन फिर भी उनका पेपर रुक रहा होता है। तो वो चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी कि मसला किधर है। तो एक तो मसला आ रहा था कि कैफ 8 लेवल पे कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे। ठीक है ना, कैफ 8 से ही बच्चा वही कॉन्सेप्ट अपने कैरी फॉरवर्ड करता था सीफैब लेवल पर, और वो सीफैब लेवल पे वही गलतियां कर रहा होता था जो कि कैफ 8 में करता था। जिसकी वजह से जब रिपीटेडली बंदा गलतियां करता है, तो वो प्रैक्टिकली ऑडिट जब करता है, तो वहां भी कुछ ना कुछ ऐसे ब्लंडर्स कर रहा होता है मुसलसल, और बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक रूटीन नेचर का आप लोग ऑडिट करते हैं, आप लोगों को खुद रियलाइज नहीं होता कि लेट से ऐसे ही ऑडिट सीनियर ने करा है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ ऑडिट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बच्चा गलती कर रहा होता है, और वही चीजें गलतियां जब पेपर में करता है, तो आप लोगों का पेपर रुक जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, इंशाल्लाह वो सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, फर्दर अभी हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, फिर इसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि हम हमें सिलेबस जब एक दफा आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे फेलियर के रीजंस क्या है। ठीक है, छोटा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अंदर हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं। ठीक है, 5 ग्रेड्स आ रही हैं, जिसके अंदर एक ग्रेड है हमारे पास रिस्क की। ठीक है, स्ट्रेट एक क्वेश्चन आपका बनता है 20 मार्क्स का। स्ट्रेट एक क्वेश्चन आपका बनता है रिस्क का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उसकी उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, उसके अंदर मेजर किस चीज का इंपैक्ट है? मेजर जो आपका इंपैक्ट आ रहा होगा, वो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपैक्ट होगा कि आपकी अकाउंटिंग गिरेब अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अकाउंटिंग गिरेब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से ही आपका रिस्क बन रहा होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। छोटी सी एग्जांपल कि लेट्स से कि भाई आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इन्वेंट्री जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है IS 2। सबको पता है ना? सब अग्री करते हैं, यस और नो? जवाब देते रहे साथ साथ मुझे चैट बॉक्स में। क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट IS 2 हमें ये कहता है इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो एक रिस्क बन जाता है जब आप देखते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री का नंबर लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई इन्वेंट्री जो है, मुझे रिस्क है इस चीज का, देयर इज अ रिस्क कि भाई हो सकता है मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड ना करी हो। ये रिस्क है। ठीक है ना, तो कहां से मैंने रिस्क बनाया? मुझे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पता था, तो मैंने रिस्क बना दिया कि भाई रिस्क है कि मैनेजमेंट ने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड ना कराओ। इसी तरीके से एक और चीज कि भाई लेट्स से आपको IS 36 कहता है कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट आपकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उससे कम हो जाए, कैरिंग वैल्यू से कम हो जाए। ठीक है, तो अब वंस अगेन अगर आपको लग रहा है कि यार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो अमाउंट है वो लास्ट टाइम से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई है, तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट आ गई हो और मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करी हो। इसी तरीके से लेट से भाई सेल्स आपकी कम हो रही है, और आपको लगे कि भाई सेल्स कम हो रही है, तो अल्टीमेटली वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, और वैल्यू इन यूज कम होगी तो रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करी हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पता होगा तो रिस्क का क्वेश्चन आराम से ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपने ऑडिट के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने होंगे। इस क्वेश्चन को
20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ऑडिट स्टैंडर्ड्स आपको नहीं पढ़ने होंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई रिस्क की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, रिस्क की ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग आना चाहिए। आप ये क्वेश्चन आराम से 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर जो मेजोरिटी हमारे जो टीचिंग आर्ट्स लग रहे होंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस पर ज्यादा लग रहे होंगे, और आपके होमवर्क क्वेश्चंस पे आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस टाइम इनकर कर रहे होंगे। ये बात सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने होंगे। इसके लिए एक रिस्क का एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, वो हमें कवर करना होगा, उससे कॉन्सेप्ट हम ऑब्टेन करेंगे फर्दर, इसके बाद प्रैक्टिस कंप्लीटली कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और हमारी ग्रिड है। एक और हमारी ग्रिड है प्लानिंग एंड अदर्स एरिया है, जिसके अंदर बहुत सारे आइजा आ जाते हैं, जैसे कि आपका सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया जो कि आपने कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपके आइजा 400 की सीरीज है, मटीरियलिटी है, इसके अंदर प्लानिंग वाला आइजा है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल वाला आइजा है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। तो जितने भी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिटर्स वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सपर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे किधर कवर हो जाते हैं, वो इधर कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं है, ऑडिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग की आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए तो आप रिस्क का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। सिर्फ इधर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है। ये वाला जो एरिया आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया आपका कॉन्सेप्चुअल है। ये बात समझ में आ रही है सबको? साथ साथ मेरे फॉलो करते रहें। ये वाली बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये वाले एरिया में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये वाले एरिया में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर मुझे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, किधर मुझे प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना है, कि अगर क्वेश्चन आएगा उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। सबको यहां तक क्लियर है? साथ साथ फॉलो करते रहे, मुझे बताते रहे। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जहां भी कंफ्यूजन हो मुझे फौरन से आपने पूछना है। हमादुल्लाह का मैसेज है, यस सर। ठीक है। इसके अलावा अब थर्ड वाले एरिया में आ जाते हैं, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में आपके पास कोई मुश्किल से 7-8 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, सब मैंने बना के रखा हुआ है, पूरा कंप्लीट प्लानर। ठीक है। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग मुश्किल से 7 से 8 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। उसके आप आराम से 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई 12 टीचिंग आवर्स हैं। ठीक है। 12 टीचिंग आवर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे, और कुछ इसकी ज्यादा मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। 20 मार्क्स सिर्फ 7 से 8 स्टैंडर्ड्स पढ़ के आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अंदर मजे की बात एक और चीज है, इसके अंदर मुश्किल से 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि आपने कैफ लेवल पर नहीं पढ़े हुए। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कैफ लेवल पर आपने पढ़े हुए हैं। कैम आपने पढ़ा हुआ है, अदर मैटर आपने पढ़ा हुआ है, फेजेस ऑफ मैटर आपने पढ़ा हुआ है, क्वालिफाइड, एडवर्ड्स, डिस्क्लेमर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, वो सारा कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है। सर तो कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है, तो क्या दोबारा इधर नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हमें ज्यादा टाइम इनपुट नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे, सिर्फ एक रिफ्रेश करना होगा हमें माइंड, हमें चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन आप लोगों को एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन होगा कि यार ऑलरेडी मैंने कैफ में पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है। क्लियर है सबको? तो इधर हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी अपने देखेंगे, ठीक है, जो कि कैफ वाले लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे, वो उसको रिफ्रेश करेंगे फर्दर। हमें प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मार्क्स लूज कर लेते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग का जो क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता ही आता है। ठीक है ना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रिपोर्टिंग से रिलेटेड लाजमी आता है। एक रिस्क का क्वेश्चन लाजमी आएगा जो कि सेम पैटर्न पर आता है। ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग का क्वेश्चन एक लाजमी आएगा, और रिपोर्टिंग के भी 2 से 3 पैटर्न है। या तो आपको बोलेगा रिपोर्ट ड्राफ्ट करो, या तो आपको बोलेगा कि भाई रिपोर्ट्स के अंदर एरर्स आइडेंटिफाई करो। ठीक है ना। एरर्स आइडेंटिफाई करने का आएगा। ठीक है।
या तो आपको बोलेगा रिपोर्ट ड्राफ्ट करो, रिपोर्ट ड्राफ्ट में हो सकता है वो बोले भाई ये वाला पैरा ड्राफ्ट करो, वॉट एवर जो भी कह सकता है आपको। या फिर आपको बोलेगा कि इम्प्लीकेशंस आप बताओ, इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो यही गिनती के इसके पैटर्न है क्वेश्चन पूछने के। या तो एरर्स आइडेंटिफाई करने का आ जाएगा, अब वो किसी भी पैरा में आपको बोलेगा कि भाई ये पैरा दिया हुआ, अब इसमें एरर आइडेंटिफाई करो। या आपको बोलेगा रिपोर्ट ड्राफ्ट करो। अब रिपोर्ट ड्राफ्ट करने में कोई भी पैरा को हिट कर सकता है, हो सकता है वो गोइंग कंसर्न पैरा बोले, हो सकता है वो कैम पैरा ड्राफ्ट करने का बोले, हो सकता है वो इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा ड्राफ्ट करने का बोले। तो ओवरऑल हमें गिरफ्त करनी है पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने में। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। एक सिनेरियो आपके सामने रखेगा और उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट होगी, बोलेगा कि भाई इधर क्वालिफाई ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर देना है या एडवर्स देना है, जो कि कैफ लेवल पर आपने पढ़ा हुआ है। या फिर आपको बोलेगा कि भाई क्या इधर कैम पैरा आएगा नहीं आएगा, मतलब एक सिनेरियो होगा, आपने खुद से बताना होगा कैम पैरा आएगा या नहीं आएगा, ईओएम पैरा आएगा नहीं आएगा, अदर मैटर पैरा आएगा या नहीं आएगा। तो जितनी भी इंप्लीकेशन होंगी वो आपने बतानी होंगी। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी साथ साथ फॉलो करते रहें, यस और नो में जवाब देते रहे, मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, अमादुल्ला का मैसेज आया, यस सर। बाकी भी जवाब देते रहे। हाजरा का मैसेज आ रहा है, यस। ठीक है। अच्छा, एक और एक हमारे पास ग्रिड है जो कि आपने कंप्लीटली नहीं पढ़ी हुई कैफ लेवल पर, ये बिल्कुल न्यू ग्रिड है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम 2 आ जाता है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम देख लेंगे कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एग्जैक्टली है, 10 से 12 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, 10 मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 15 मार्क्स इजीली गैदर कर सकते हैं। टीचिंग आवर्स हमारे इसमें भी 12 ही हैं। ठीक है, तो इसमें आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे इसके अंदर इतना ज्यादा खो जाते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 के अंदर स्टैंडर्ड्स बेतहाशा है। तो बच्चे इधर इतना खो जाते हैं कि बच्चे ये वाले एरिया पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे सिर्फ ये वाले एरिया को छोड़ने की वजह से फेल हो जाते हैं, 15 मार्क्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है इधर से। जबकि एक सवाल लाजमी बनना ही बनना है, ग्रेड का पार्ट है, एक सवाल इस वॉल्यूम 2 से लाजमी बनना ही बनना है, और बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चे इधर इतना फंसे हुए होते हैं कि बच्चे इधर तक पहुंचते नहीं है और बिल्कुल लास्ट आवर में इसको पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है। तो ये वाली ग्रेड को हमें देखना है और इसको अच्छे से इंशाल्लाह कवर करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे कि हम ये वाली गलती दोहराए नहीं, जो कि बच्चे अक्सर गलतियां दोहराते हैं कि वॉल्यूम 2 छोड़ के चले जाते हैं, वॉल्यूम 2 सही से नहीं पढ़ के जाते, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं करके जाते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो बच्चा फेल हो जाता है। तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी। अच्छा, आखिरी लास्ट एरिया हमारा आता है एथिक्स का। एथिक्स ऑलरेडी समहाउ हमने पढ़ा हुआ है कैफ लेवल पर, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ा हुआ। हालांकि प्रिंसिपल्स वही है, थ्रेड्स वही है, वही चीजें हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वही सारी बातें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल वही है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है कि कंप्लीटली कोई नई चीज आ गई हो। थ्रेड्स भी वही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, वही सारे, इंटिमिडेशन थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड, वही सारी बातें। ठीक है, 15 मार्क्स इधर से लाजमी बनते ही बनते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से लाजमी आता है। तो कॉन्सेप्ट की जो प्रिंसिपल है वो सारे सेम है, थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड है, इसको इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे। इसमें कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हमें थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल में देखनी होंगी, तो इंशाल्लाह ये वाला एरिया भी कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई। तो सर कौन से एरिया पे ज्यादा हमें फोकस करना है, ये 4 एरिया पे अगर हम अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, पढ़ेंगे ये भी, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट इधर बहुत अच्छे पता होने चाहिए। इधर से किसी भी तरीके का पैटर्न से सवाल बन सकता है, हो सकता है प्लानिंग से आ जाए, हो सकता है सैंपलिंग से आ जाए, हो सकता है इंटरनल ऑडिट से आ जाए, हो सकता है एक्सपर्ट पर आ जाए। तो कहीं से भी क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का बन के आपके सामने आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कंट्रोल्स पर आ जाए। ठीक है, कहीं से भी कुछ बन सकता है, लेकिन इनके पैटर्न सेम है, इनके पैटर्न कोई डिफरेंट नहीं है।
20 मार्क्स का रिस्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो रिस्क एंड प्रोसीजर पूछेगा या तो प्योरली रिस्क पूछेगा। अभी जो हमारा लास्ट पैटर्न चल रहे हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट से, वो कंप्लीटली सिर्फ रिस्क पूछता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन लाजमी बनना ही बनना है। ठीक है, रिपोर्टिंग से 3 से 4 पैटर्न है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि एरर्स आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट ड्राफ्ट करना या एप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। 3 से 4 पैटर्न है, उसी के अंदर पूछेगा, बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, एक और हमारे पास वॉल्यूम 2, यहां से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर हम उसके भी पैटर्न देखेंगे तो 3 से 4 स्टैंडर्ड है जहां से आई कैप बार बार टेस्ट कर रहा होता है, बार बार वहीं से टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो भी इजीली कवर हो सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। एथिक्स के क्वेश्चन की भी हम लोग का फॉर्मेट एक होगा और फॉर्मेट के हिसाब से आंसर करेंगे तो ये भी आराम से कवर हो जाएगा। तो ज्यादा फोकस हमें किधर करना है, इन 4 ग्रिड्स पे 4 क्वेश्चन लाजमी आपके सामने आई कैप देगा। एथिक्स का क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन और रिपोर्टिंग का क्वेश्चन, रिस्क का क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन लाजमी आपके सामने होंगे। इसके अलावा कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो कि डिफरेंट पैटर्न का होगा, और एक आध क्वेश्चन ऐसा आई कैप देता ही है जो कि बाउंसर होता है। ठीक है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम टैकल करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसको टैकल करा जाए, किस तरीके से उसमें ग्रिप करी जाए, किस तरीके से आंसर करना है, वो भी चीजें हम देख रहे होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, यहां तक चीजें सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें मुझे। ठीक है, हाजरा का मैसेज है, यस सर। मियां मुदस्सर कह रहे हैं यस सर। अच्छा, टोटल जो हमारे टीचिंग आवर्स, जो टोटल जो हमारा कोर्स होगा, टीचिंग आवर्स जो होंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे प्लस जो कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, वो 65 आवर्स होंगे। 65 आवर्स के अंदर हम इंशाल्लाह पूरा जो हमारा कोर्स होगा वो कवर कर लेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स हैं। ठीक है, आईकेप की जो मार्क्स की ग्रेड है वो 25 से 30, 15 से 20, लेकिन 20 मार्क्स का नॉर्मली आता है। ठीक है, और 20 से 30 रिपोर्टिंग के आईकेप ने लिखे हैं, लेकिन 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ रहा होता है। स्पेशलाइज में 15 से 20 इसने दिए हुए, लेकिन 15 मार्क्स का आ रहा होता है वॉल्यूम 2 में। और एथिक्स का क्वेश्चन अराउंड 15 मार्क्स का आ रहा होता है। वेटेज अगर देखें तो 30 मार्क्स, 30% जो वेटेज है वो मैंने बताया ना अदर एरियाज की, कि कोई भी पैटर्न का उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। 20% की वेटेज रिस्क के क्वेश्चन के, 20% की वेटेज रिपोर्टिंग के, और 15% की वेटेज आपके स्पेशलाइज्ड एरिया, और 15% की वेटेज एथिक्स के एरिया की। आर्ट्स में बात करें, अच्छा ये वाला जो एरिया है रिस्क का और अदर का, रिस्क का और अदर का एरिया जो है मैंने दोनों को कंबाइंड 43% रखा है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि कुछ रिस्क की ड्राफ्टिंग, कुछ प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग वो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ के आपको आती है, लेकिन जाहिर है वो अदर एरिया से भी साथ साथ कवर हो सकता है। तो दोनों की कंबाइंड परसेंटेज जो है आर्ट्स के हिसाब से 43%, 18% आपकी रिपोर्टिंग है, और 18% आपकी वॉल्यूम 2, और 20% आपकी एथिक्स है। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलें, एक लेक्चर प्लान हम देखेंगे। लेक्चर प्लान मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। मंडे से आप लोगों का समझ लें सिलेबस स्टार्ट हो जाना है। मंडे से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। उसके ड्यूरेशन आवर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ड्यूरेशन आवर्स के कितने टाइम का लेक्चर है, और मैंने कंप्लीट हर दिन के हिसाब से मैंने वो प्लान बनाया हुआ है कि हर दिन आपने क्या करना है। भाई हर दिन मैक्सिमम है ना, मैंने रखा हुआ है 1 घंटा। 1 घंटा आपने हर दिन लाजमी देना है, कोशिश करनी है। 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ऑल्दो के आई नो के भाई आप लोग फर्म के अंदर है, बहुत ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेट सीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन देखिए 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है। अच्छा सर कैसे 1 घंटा निकालें, घर आते हैं लेट सीटिंग होती है। देखिए आपके पास मोबाइल में एक्सेस अवेलेबल होगा लेक्चर देखने का। ठीक है, आपके पास लैपटॉप में एक्सेस अवेलेबल होगा लेक्चर देखने का। आप कब देख सकते हैं सर? जब आप फर्म में फ्री बैठे हुए हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, जब आप गप्पे मारते हैं, जब आप चीजें फजूल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में अगर आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर लें और सही से अपने मोबाइल में बैठ के वो लेक्चर सुन लें, तो आप अगर 20 मिनट का लेट से मैंने लेक्चर सुन लिया और 40 मिनट्स का ब्रेक गया, तो 40 मिनट्स में बाद में लेक्चर देख सकता हूँ। कोई लेट से लंच ब्रेक आया, लंच मैंने कर लिया, लंच के बाद अब मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, मैं उस वक्त लेक्चर को देख सकता हूँ। तो 1 घंटा निकालना अगर आप कोशिश करें तो विद इन ऑफिस आवर्स ही आपको टाइम मिल जाएगा। अपनी आर्टिकलशिप के जो ऑफिस आवर्स हैं आपको उसी में ही लंच टाइम में, या फ्री बैठे हुए क्लाइंट कोई नहीं लगा हुआ, तो वहीं से आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जल्दी से मुझे यस नो में जवाब दें, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता ये चीज?
देखिए बच्चे अक्सर कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता, लेट सीटिंग हो रही है। देखिए लेट सीटिंग्स में भी बहुत सारी ऐसे इवेंट्स आते हैं दौरान के अंदर कि जिसमें लंच ऑर्डर करा जा रहा होता है, जिसमें डिनर ऑर्डर करा जा रहा होता है। डिनर के टाइम पे सब बैठे हुए होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। तो उस दौरान में आप अपने टाइम को अगर सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपको शायद घर पे आकर लेक्चर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वही टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। हमादुल्ला का मैसेज आया, यस सर। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें, पॉसिबल है नहीं है? जल्दी जल्दी बताएं। जो बच्चे फर्म्स के अंदर अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं उस दौरान में आप इजीली कर सकते हैं ये। ठीक है। नुमान कह रहे हैं पॉसिबल है, हाजरा कह रही है यस सर। तो इसी तरीके से आपने देखें स्ट्रेटजी रखनी है कि अब तो देखें, पहले पहले बड़ा मुश्किल था जब फिजिकल क्लासेस होती थी, बड़ा मुश्किल होता था उनसे, सीनियर से छुट्टी मांगना, निकलना, वहां तक पहुंचना, फिर अगर आपको पीछे की जगह मिलती थी तो आपको कुछ समझ नहीं आता था। अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आपने खोला, लेक्चर स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। तो 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है, 20-20 मिनट के 3 सेशन भी अगर आप निकाल लेंगे तो आपका आराम से लेक्चर कवर हो जाएगा। और आप लोग आजकल तो माशाल्लाह से 1.5 की स्पीड से कम पे सुनते नहीं है। ठीक है। तो 1.5 की स्पीड आई थिंक रीजनेबल है, अगर सुनना चाहे तो बंदा सुन सकता है 1.5 की स्पीड पर। तो इजीली 1.5 की स्पीड पे कवर करेंगे तो आपका इससे भी कम आवर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो मैंने प्रॉपरली प्लान करा हुआ है कि भाई कितने कितने घंटे हैं, ऑलमोस्ट 1.28, कोई 1.18, 1.53। तो अराउंड कोई 1 घंटा या 1.5 घंटे तक के आपके लेक्चर होंगे। हर दिन की प्रॉपर प्लानिंग हुई हुई है, डेट लिखी हुई है। आपने इस टाइम को, इस प्लान को कंप्लीटली फॉलो करना है। ठीक है। सब चीजें क्लियर हैं। अच्छा जी, सैटरडे संडे में हमारे इंशाल्लाह लाइव सेशन हो रहे होंगे। सैटरडे संडे में इंशाल्लाह हमारे लाइव सेशन हो रहे होंगे। ये प्रैक्टिस सेशन जहां जहां लिखा हुआ है ये लाइव सेशन है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने होमवर्क भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई लेट से आपने समर 2022 का होमवर्क क्वेश्चन करना है। होमवर्क क्वेश्चन करके आपने होमवर्क करना है। अच्छा, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई ये मुझे आप लोग सेंड करें और इसको मुझसे चेक करवाएं। और कुछ टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा जिसके अंदर आप लोग मुझे टेस्ट चेक करवा रहे होंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? तो सैटरडे संडेज के अंदर हमारे लाइव सेशंस होंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? सैटरडे संडे में प्रैक्टिस सेशंस जितने भी होंगे वो लाइव करेंगे, और जितने भी जो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे वो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। हाँ, कुछ लेक्चर ऐसा होगा जो मेरा लाइव से लाइव ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा और अच्छा लेक्चर होगा, तो मैं आप लोगों को कहूंगा उस दिन के यार ये वाला लेक्चर आप लोग लाइव जो मेरा रिकॉर्डेड है वो आप लोग देख लें। यहां तक सबको क्लियर है? आंसर करते रहें यस और नो। चीजें क्लियर हैं? ठीक है। हाजरा का मैसेज आया यस सर, क्लियर है। नुमान का मैसेज आ रहा है यस सर। ठीक है। तो कंप्लीटली मैंने क्या करा है, कंप्लीटली पूरा प्लान बनाया हुआ है कि भाई ये जो हमारी ग्रिड 1 और ग्रिड 2 है, प्लानिंग और रिस्क वाली, इससे रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा, ये जो हमारी ग्रिड 1 और ग्रिड 2, इससे रिलेटेड जितना भी है हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्रिड 1 और ग्रिड 2 की ग्रिप करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा रिस्क के क्वेश्चंस पे अच्छी ड्राफ्टिंग करना। तो शुरू में आप देख रहे होंगे कि रिस्क की ड्राफ्टिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे आप लोग देख रहे होंगे कि इधर हम प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग पे फोकस हो रहे हैं। फिर इसके बाद ग्रिड 3 कौन सी थी हमारी? ग्रिड 3 हमारी रिपोर्टिंग की ग्रिड थी। रिपोर्टिंग की ग्रिड में आप लोगों के पास कुछ लेक्चर्स होंगे, वो आप लोगों ने पहले देखने होंगे। फिर इसके बाद प्रैक्टिस हम करेंगे सैटरडे संडे की क्लासेस में। फर्दर आप लोगों के पास होमवर्क होंगे। देन फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा रिपोर्टिंग का एरिया कवर हो जाएगा जनवरी 19 तक। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ प्लानिंग के छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स जो कि आप लोगों ने कैफ लेवल पर पढ़े हुए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैंने अलग से रखे हुए हैं। और उसको इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे 1 महीने के अंदर सारी चीजें, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस भी मजीद कर रहे होंगे। तो उसके अंदर भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन रखे हैं, कुछ होमवर्क्स रखे हैं। तो सारी चीजें प्री प्लान्ड है। ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनप्लान्ड हम कर रहे होंगे। सारी चीजें प्री प्लान्ड है। जहां हमें जरूरत लगेगी वहां हम थोड़े और लेक्चर्स बढ़ा देंगे, जहां जरूरत लगेगी प्रैक्टिस सेशन और बढ़ा देंगे। लेकिन हमें प्री प्लान्ड रहना है। रमजान वाला बैच भी है, रमजान भी बीच में होगा, तो थोड़ा सा हमें चीजों को
जल्दी जल्दी चीजें करनी होंगी, ताकि रमजान में अगर हम अपने आप का पेस थोड़ा स्लो भी करें, क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा सब थके हुए होते हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती, रोजे रखे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा हमें अगर अभी हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अभी हम जल्दी जल्दी लेक्चर्स कवर कर लेंगे, जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो रमजान में अपने आप को अगर स्लो डाउन भी करेंगे तो हमें अल्टीमेटली इफेक्ट नहीं होगा। और जो हमारा टारगेट है कि 30 अप्रैल तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो वो टारगेट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो शुरू के अंदर जो मैंने मेजर जो हमारी ग्रिड्स हैं वो मैंने रखी हैं, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। डे वाइज मैंने प्लानिंग करी हुई है, ताकि रिपोर्टिंग तक का एरिया हमारा जनवरी 19 तक कवर हो जाए। फिर छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, इसको और जल्दी भी कवर कर सकते हैं। ये मैंने एक महीना ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है, ताकि आप लोग थोड़ा सा इधर तक अगर स्लो डाउन भी हो जाओगे तो इतना ज्यादा मसला क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इस वाले एरिया को भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो हमारा एरिया होगा स्पेशलाइज्ड वाला, इधर मार्च के मिड में आई थिंक अराउंड रमजान स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रेड 4 जो होगी, ग्रेड 4 भी अराउंड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इतना ज्यादा इस पे भी टाइम नहीं लगेगा। और एथिक्स के अंदर हमें एटलीस्ट एक महीना चाहिए होगा, एक महीने के अंदर हमारा एथिक्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीजें प्लान्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 35 है। और जो प्रैक्टिस जो लाइव सेशंस होंगे उसके जो आवर्स हैं वो 30 हैं। और जो होमवर्क जो मैंने आपको दिया हुआ है वो 35 आवर्स पे होगा, जो कि आपको खुद से करना होगा। जो कोर्स हमारा होगा वो 65 आवर्स का है। अदर देन डेट आप लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी, मतलब होमवर्क्स जो आपने खुद से घर में करने हैं, वो आपने 35 आवर्स इनपुट करने होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? 65 आवर्स का हमारा टोटल कोर्स होगा, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 30 आवर्स के प्रैक्टिस सेशंस होंगे, 65 आवर्स टोटल कोर्स के होंगे। अदर देन डेट आपको 35 आवर्स और इनपुट करने पड़ेंगे खुद से, प्रैक्टिस करने के, होमवर्क करने के। सबको क्लियर है? जल्दी से यस नो में जवाब देते रहे। सबको क्लियर है? तो पहले हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि रिस्क वाला एरिया हम पहले करेंगे, रिपोर्टिंग वाला एरिया पहले करेंगे, कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स को खत्म कर लेंगे। तो हमारी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी अराउंड 20 फेब तक। फिर हम वॉल्यूम 2 की तरफ जाएंगे। वॉल्यूम 2 हम करेंगे 21 फेब से 20 मार्च तक कवर कर लेंगे, और 21 मार्च से 30 अप्रैल तक हम एथिक्स वाला एरिया कवर कर लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब आ जाते हैं, हम समझते हैं कि भाई वॉल्यूम 1 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने कैफ लेवल पर पढ़ी हुई हैं और क्या चीजें हमारे लिए नई हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आता है वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 1 के अंदर आपने जब कैफ लेवल पर पढ़ा था, तो कैफ लेवल में क्या होता है, कैफ लेवल के अंदर आपके पास चैप्टर्स होते हैं। अब इधर क्या है, आपके पास ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ सीरीज होती हैं, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, 600 सीरीज, ये सारी सीरीज हैं। ठीक है, घबराने का नहीं है, सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इधर समरी दिखाऊं, समरी के अंदर एक आपके पास आ रहा है रिस्क एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स। रिस्क एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो रिस्क एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स आपके 200 सीरीज कवर होती है पूरी। ठीक है, 300 सीरीज आपकी होती है, 400 सीरीज और 500 सीरीज। यहां तक आपके आ जाते हैं रिस्क एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर अगर मैं मजे की बात देखूं, तो कैफ लेवल पर 22 स्टैंडर्ड्स तो मैंने पढ़े हुए, टोटल 27 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके अंदर से 22 स्टैंडर्ड्स मैंने कैफ लेवल पर पढ़े हुए हैं। सिर्फ नए स्टैंडर्ड्स कितने? 5 नए स्टैंडर्ड्स हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं, मतलब सब तो पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, हमारी जो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। ऑल्दो कॉन्सेप्ट सेम है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट में चेंज कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर 200 सीरीज में देखें, तो एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है, आइजर 220 क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा हुआ है, फ्रॉड आपने पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जल्दी से मुझे बताएं, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? कंफर्म भी करते रहे ना, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग भी कंफर्म करें, कैफ लेवल पर ये सारी चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जल्दी जल्दी कंफर्म करें। हाजरा कह रही यस सर पढ़ी थी। अच्छा जी, नुमान भी कह रहे हैं पढ़ा हुआ है। अच्छा, 300 सीरीज में आ जाते हैं। 300 सीरीज में प्लानिंग आपने पढ़ा हुआ है,
आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है 315। मटीरियलिटी भी आपने पढ़ा हुआ है, आइजर 330 भी पढ़ा हुआ है कि रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, मतलब प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जल्दी से कंफर्म करें, पढ़ा है नहीं पढ़ा, आइजर 300, 300 वाली सीरीज पढ़ी है नहीं पढ़ी, जल्दी जल्दी कंफर्म करें मुझे। यस सर। अच्छा जी, 400 सीरीज में आते हैं। 400 सीरीज में सिर्फ आइजा 402 आपने नहीं पढ़ा हुआ, आइजा 402 आपने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी आइजा 450 आपने पढ़ा हुआ है कि भाई कब आपने जो मिस स्टेटमेंट होगी, अगर तो वो मटीरियलिटी से ऊपर होगी तो वो आपके ओपिनियन पर इफेक्ट करेगी, या तो आप क्वालिफाइड दोगे या तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे, या तो अगर तो आपकी स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर दे रहे होगे। तो ये सारी चीजें आपने 450 में एवेल्युएट करना मिस स्टेटमेंट्स को ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो ये भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। 500 की सीरीज में आते हैं तो ऑडिट एविडेंस आपने पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ा हुआ है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी पढ़ा हुआ है, ऑडिट सैम्पलिंग भी आपने पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टीज भी पढ़ा हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। सिर्फ क्या नहीं पढ़ा हुआ, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ, वो भी किसी हद तक आपने थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर लिया है वैसे। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। जल्दी से मुझे कंफर्म करें, जो जो मैंने ग्रीन हाईलाइट करे क्या आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, जल्दी से कंफर्म करें। कोई नई चीज आप लोगों को दिख रही है अदर देन डेट कि भाई सर आपने ग्रीन हाईलाइट ये करा है लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जल्दी जल्दी कंफर्म करें। हमादुल्लाह कह रहे हैं यस सर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, 600 सीरीज में आता है। 600 सीरीज में इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रुप एफएस आपने नहीं पढ़ा हुआ, ऑडिट ऑफ ग्रुप एफएस ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये नई चीज है आपके लिए। ठीक है, तो 600 तक अगर मैं देखूं तो सिर्फ 5 स्टैंडर्ड्स आपके नए हैं और 22 स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। टोटल 27 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्यादा फोकस मतलब किस पे करना है सर, सारी चीजें तो पढ़ी हुई हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट किसी हद तक तो हमारे बने हुए हैं, सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत है। जो नई चीजें उस पे ज्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। बातें समझ में आ रही हैं? कॉन्सेप्ट तो मतलब सर बने हुए होंगे कैफे लेवल पर, थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर कुछ गलत होंगे तो वो रिफ्रेश करके सही कर लेंगे। जो नए होंगे उस पर ज्यादा फोकस करना है। फर्दर हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो बच्चे जब इतना ज्यादा चीजें कैफ लेवल की पढ़ी हुई है फिर भी बच्चा सीफेप लेवल पर फेल हो रहा है, तो मतलब किधर मसला आ रहा है? या तो बच्चा ये न्यू एरिया को सही से पढ़ के नहीं जाता, या तो बच्चा प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तो मसला है ना। जब एक चीज आपने कैफ लेवल पे पास करी है और वही चीजें हैं सीफेप लेवल पर, तो मसला किधर है? प्रैक्टिस साइड पर। क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका क्वेश्चन लेवल पे डिफिकल्टी आ गई है, उसका पूछने का अंदाज डिफिकल्ट हो गया आईकेप का। कैफ लेवल पे थोड़ा हल्का अंदाज था उसका पूछने का, अब उसका अंदाज जो है थोड़ा सा और डिटेल्ड में हो गया है। ठीक है, और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली वो हिट कर रहा है, तो वहां आपने ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी सीफेप लेवल पर। सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी कंफर्म करें, जल्दी जल्दी कंफर्म करें, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, हमादुल्लाह का मैसेज है यस सर। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो हमने आईआर 700 पढ़ा हुआ है कि ओपिनियन बनाना, कैम देना, मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ये सब चीजें पढ़ी हुई है। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सारी चीजें 4 स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं। दो नए स्टैंडर्ड्स हैं, अदर इंफॉर्मेशन और कंपैरेटिव वाला। ठीक है, तो मतलब टोटल 6 स्टैंडर्ड्स हैं, 6 स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपके 20 मार्क्स हैं। मतलब अगर मैं रिपोर्टिंग का एरिया अच्छे से कवर कर लूं, ये 6 स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ लूं, जिसके अंदर 4 स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मेरे, तो मैं आराम से 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता हूं। तो मसला क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है, 6 स्टैंडर्ड्स को इतने बड़े भी नहीं है। 6 स्टैंडर्ड्स की अगर मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं तो 6 स्टैंडर्ड से कितना टाइम लग जाएगा आपको, ये वाले 6 स्टैंडर्ड्स पर? ये 0.84, ठीक है, मतलब 1 घंटे से भी छोटा स्टैंडर्ड है। ठीक है, मॉडिफिकेशन वाला 0.58, 30 मिनट्स का स्टैंडर्ड। ठीक है, कैम 0.36, 30 मिनट से भी कम का स्टैंडर्ड, मतलब कोई अराउंड 15 to 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, ईओएम ओएम 0.33। ठीक है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही आपके कम 15 मिनट्स का स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 0.57, ये 0.4।
ठीक है, तो इतने कम टाइम में आपके इसके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं और 20 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मसला ही नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है, थोड़ा सा स्मार्टली आपने काम करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा वक्त देना है, प्रैक्टिस को ज्यादा ध्यान से करना है, चीजें समझनी है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, आपने चीजों को सही तरीके से प्रैक्टिकली लिंक करके समझना है, तो आराम से पेपर निकल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एथिक्स। एथिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं आपको, एथिक्स के अंदर, अच्छा एथिक्स के अंदर सीन क्या है, कोड ऑफ एथिक्स पूरा एक ग्रेड के अंदर कवर है, और साथ ही साथ आपके पास एक और चीज है, क्वालिटी कंट्रोल का ISQM 1, ISQM 2। इसकी जो ग्रेड में जो टेस्ट होता है वो कौन सी ग्रेड में ये वाला स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वॉल्यूम 1 के अंदर दो स्टैंडर्ड हैं, ISQM 1, ISQM 2। ये किस ग्रेड में टेस्ट होता है, ये आपकी टेस्ट होता है ये वाली ग्रेड में, 5वीं ग्रेड में टेस्ट होता है एथिक्स के साथ। वॉल्यूम 1 में दो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम 1 में दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो टेस्ट होते हैं एथिक्स वाली ग्रेड के साथ, कोड ऑफ एथिक्स के साथ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। इसी तरीके से वॉल्यूम 1 के अंदर तीन स्टैंडर्ड्स 800 की सीरीज में से ऐसे हैं जो कि वॉल्यूम 2 के साथ टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम 1 में ये तीन स्टैंडर्ड्स अगर आप कवर करोगे, साथ में वॉल्यूम 2 कवर करोगे, तो आपकी ये वाली ग्रिड कंप्लीट हो रही होगी, फोर्थ ग्रेड आपकी कंप्लीट हो रही होगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। मतलब वॉल्यूम 1 में अगर देखा जाए, एक ये वाली रिपोर्टिंग की ग्रेड हो गई 700 सीरीज, कंप्लीटली रिपोर्टिंग ग्रेड। ठीक है, ये 200 से लेकर 600 तक आपकी कौन सी ग्रेड फॉलो होगी, आपकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ये दोनों ग्रेड आपकी कंप्लीट हो रही होंगी। रिस्क वाली मैंने आपको बताया ना, ये ज्यादा प्रैक्टिस से आपको आएगा, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस प्योरली चाहिए। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे किधर कवर हो रहे हैं, समझ लें अदर्स, प्लानिंग एंड अदर्स के अंदर कवर हो रहे हैं। तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, जो पहली वाली ग्रिड थी इसको पूरा करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जाहिर है सारे स्टैंडर्ड 200 से लेके 600 तक ये सारे समझ लें उसी ग्रिड के अंदर फॉल कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर सिर्फ 6 स्टैंडर्ड्स हैं जिसको कवर करके आप 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 800 की सीरीज को कवर करके और वॉल्यूम 2 कवर करके आप आराम से 20 मार्क्स, 15 मार्क्स आप आराम से वहां से कवर कर सकते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स कवर करके और ISQM कवर करके आप आराम से 15 से 20 मार्क्स वहां से कवर कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, वॉल्यूम 1 से सबको चीजें क्लियर हो गई। तो वॉल्यूम 1 का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है एथिक्स, ये आपके कंप्लीटली दो जो स्टैंडर्ड्स है वो न्यू है, और एक आपने पढ़ा हुआ है आइदर 220, ये वाला क्वालिटी वाला, ये आपने पढ़ा हुआ है। टोटल तीन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एथिक्स के साथ टेस्ट होते हैं, ISQM 1, ISQM 2 और आइदर 220। ठीक है, तो इसके अंदर से एक आइदर 220 आपने पढ़ा हुआ है, दो आपके नए स्टैंडर्ड्स हैं, ISQM आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, इसके अलावा अदर स्टैंडर्ड्स वॉल्यूम 2 जो कि 800 सीरीज के तीन है, ठीक है, ये आपने कंप्लीटली नहीं पढ़े हुए कैफ लेवल पर। तो यहां तक क्लियर है। अगर मैं न्यू देखूं तो 12 स्टैंडर्ड्स हैं वॉल्यूम 1 में से जो कि आपने नहीं पढ़े हुए, 27 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। टोटल 39 स्टैंडर्ड्स हैं वॉल्यूम 1 के अंदर। यहां तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो अगर मैं परसेंटेज निकाल लूं, अगर मैं परसेंटेज निकाल लूं तो आपने कितना परसेंट नहीं पढ़ा हुआ, 30% आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, और कितना परसेंट आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कैफ में, 69% आपने पढ़ा हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताएं, यस और नो में जवाब भी देते रहे ना साथ साथ, ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। किधर चले गए सारे? ऑल क्लियर, हाजरा कह रही है ऑल क्लियर। वॉल्यूम 2 में आते हैं। वॉल्यूम 2 में आपने सिर्फ रिव्यू का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। रिव्यू का आपको पता है कि रिव्यू में हम ज्यादा काम नहीं करते, कम काम करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो रिव्यू का आपको किसी हद तक चीजें पता है। ठीक है, आपको ये पता है कि भाई नेगेटिव ओपिनियन देते हैं इसके अंदर। ठीक है, काम कम करते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस होती है, कुछ बातें आपने पता है। ठीक है, वही बातें, ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा हम फर्दर डिटेल में देख रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आती है 3000 की एक सीरीज आती है, 4000 की सीरीज आती है। अगर मैं स्टैंडर्ड्स देखूं इसके, टोटल स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 7 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, 7 स्टैंडर्ड्स ये हो गए, फर्दर ये भी दो ऐड कर दें, 9 स्टैंडर्ड्स ये और 3 स्टैंडर्ड्स ये।
टोटल आपके पास 12 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कवर कर लेंगे तो आराम से 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो कैफ लेवल पे आपने 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए जो कि ये रिव्यू वाले हैं, फर्दर 7 नए स्टैंडर्ड्स हैं, और टोटल 9 स्टैंडर्ड्स हैं। क्लियर है सबको? आगे चलें? क्लियर है सबको? आगे चलें, जल्दी जल्दी कंफर्म करें ना। वॉल्यूम 3 की तरफ चलें। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, वॉल्यूम 3 के अंदर अमेंडेड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर भाई इसके अंदर ये वाली बातें लिखी हुई हैं कि जो आपका फ्रेमवर्क होता है, जो इनिशियल आपने कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है कि आपका थ्री पार्टी रिलेशनशिप में ऑडिटर भी होता है, मैनेजमेंट भी होती है, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वही वाली बातें इसके अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये कैफ लेवल पर आपने ऑलरेडी चीजें देखी हुई हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स में। कोड ऑफ एथिक्स में अगर मैं देखूं तो आपको थ्रेड्स पता है, आपको कुछ चीजें पता है, आपको प्रिंसिपल्स पता है, लेकिन इतना ज्यादा आपने डिटेल के अंदर चीजें नहीं पढ़ी हुई। तो वो डिटेल में इंशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स देख रहे होंगे, इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, इजीली कवर हो जाएंगी। तो चीजें अगर मैं कहूं आपको, तो आपने मैक्सिमम कोर्स आपने कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपने रिफ्रेश करना है। कॉन्सेप्ट अगर कोई आपके गलत बने हुए हैं तो उसको आपने सही करना है। प्रैक्टिकली ऑडिट से लिंक करना है कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, प्रैक्टिकली जो चीजें हम करते हैं वो किधर लिखी हुई है स्टैंडर्ड्स के अंदर, और जो स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो किधर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा इसी बात को रिपीट कर रहा हूं। प्रैक्टिकली जो काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि जो काम आप ऑडिट में करते हैं वो किधर लिखी हुई है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अंदर। और जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिकली किधर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि यार मैं जो कर रहा हूं वो किधर लिखा हुआ है, और जो मैं पढ़ रहा हूं वो किधर अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों को जब ये नहीं पता होता तो बच्चे गलतियां करते हैं। जब जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इधर अप्लाई करता हूँ, तो हम बड़ा आसानी से अच्छा ऑडिट भी करेंगे और अच्छे से एग्जाम में पास भी हो जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं, यहां तक सबको क्लियर है? कोर्स समझ में आ गया कि कोर्स के अंदर क्या चीजें हैं? ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें करनी है, किन एरियाज पे फोकस करना है, किन एरियाज ज्यादा मार्क्स गेनिंग है, वो चीजें हमें समझना इंपॉर्टेंट था। अगर डे 1 से हमें चीजें पता होंगी, डे 1 से हमारे पास प्लान होगा प्रॉपरली कि इस तारीख तक हमें कोर्स कंप्लीट करना है, बीच में रमजान आएगा, हर चीज अगर प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे तो आराम से रमजान में भी कंफर्ट जोन में होंगे और आराम से अपना कोर्स कवर कर लेंगे, और दूसरे हमारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम टाइम दे सकेंगे। ठीक है, तो चीजें को अगर प्लान प्रॉपरली करेंगे तो आराम से पास कर लेंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं करेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम चीजें देख रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, और पेपर के अंदर फेल होकर वापसी आ रहे होंगे। ठीक है, तो चीजों को प्रॉपरली प्लान करके लेके चलना है। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से यस नो में जवाब दे मुझे। यस नो में जवाब देते रहें कि चीजें यहां तक सबको क्लियर है, सबका रिप्लाई आना चाहिए। कोई एक छोटी सी भी कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। ये डिटेल्ड सेशन रखने का मकसद ही यही है, और ये आप लोगों से बार बार पूछने का मकसद यही है कि जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में वो आप लोगों ने मुझसे पूछनी है। जल्दी से रिप्लाई करें। सबको यहां तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। इधर चलेगा? मादुल्ला कह रहे हैं यस सर, हाजरा कह रही है यस सर। अच्छा, मुझे एक और चीज आप लोग कंफर्म करें, साथ ही साथ ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स अभी हैं करंटली जो कि जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, जिनकी जून 2025 की फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट होगी, जिसने ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ा हुआ है? सिर्फ मुझे ये चीज कंफर्म कर दें चैट बॉक्स पर कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कौन है, और जिन्होंने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट देंगे वो कौन लोग हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये आइडिया हो जाए कि आप लोगों की कौन सी अटेम्प्ट होगी, तो उसके हिसाब से हम फर्दर स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर सकूं। ठीक है, अच्छा जी, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, ठीक है, ओके। बाकी और भी मुझे बताएं, डायरेक्ट मैसेज में बता दें, मुझे एवरीवन करके नहीं बताएं, मुझे डायरेक्ट मैसेज में बता दें। मियां मुदस्सिर का रिप्लाई है फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है।
गुड। ठीक है, एक और स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ गया। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फेलियर का रीजन समझना है। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, जिनकी जिनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट वॉट एवर अटेम्प्ट जिनकी है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है अगर उनको डे वन से पता होगा कि ये वाली गलतियां मुझे नहीं दोहरानी, जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो वाली गलतियां वो डे वन से जब उसको अवॉइड करेंगे, तो एट द एंड अच्छे से कोर्स कवर कर लेंगे, सारी चीजें कवर कर लेंगे, और एट द एंड वो पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे बड़ा जो मसला आता है फेलियर का, वो ड्राफ्टिंग का इश्यू आता है। मैंने जैसे कि बताया ना आप लोगों को, चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, चीजें कोई नई नहीं है। वही क्वालिफाइड ओपिनियन, वही कैम है, वही ईओएम है, वही अदर मैटर है, चीजें आप लोग ने मैक्सिमम पढ़ी हुई हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप लोग की ड्राफ्टिंग सही नहीं होती। कितने ऐसे बच्चे मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में थे जो कि इतनी मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके थे, लेकिन उसके बाद जब मैं उनको कहता था कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोग ड्राफ्ट करो। ठीक है, अच्छा वो मैंने इनको पास पेपर का ही क्वेश्चन दिया था कि भाई पास पेपर का आप लोग क्वेश्चन ड्राफ्ट करो। उन्होंने बोला सर ये तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, दोबारा ड्राफ्ट करूंगा तो वो तो मुझे पूरा आता है। मैंने बोला आप ड्राफ्ट करो और मुझसे चेक करवाओ। जब मैंने चेक करा तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां मैंने आइडेंटिफाई करी, और मैंने उसके सामने रख दिया। मैंने बोला भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं, ये तुम देखो। उसने जब खुद देखा उस चीज को, उसने बोला सर ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं और ना किसी ने पॉइंट आउट करा। तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, ये देखें, पॉइंट आउट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो आपको चेक करे और आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करे। देखें, एक बच्चा है, एक बच्चे को अगर मैं लेट से बोलता हूँ कि भाई तो मैं ना बॉलिंग कराओ, ठीक है, अब वो गलत बॉलिंग भी कराएगा, तो वो क्या करेगा, वो हैबिट बना लेगा। वो अगर कोई इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा तुम गलत बॉलिंग करा रहे हो, वो गलत बॉलिंग कराएगा या गलत तरीके से बैटिंग करेगा, वो उसी तरीके से बैटिंग उम्र भर करता चला जाएगा। वो गलती दोहराता चला जाएगा और वो समझेगा जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसको किसी ने कभी पॉइंट आउट करा ही नहीं। ऑल्दो कि वो देखता है, वो क्रिकेट देखता है, सबको देखता है किस तरीके से बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी गलती को कभी पॉइंट आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई दूसरा बंदा होना चाहिए जो उसकी गलती को पॉइंट आउट करे। अगर आप उसको पॉइंट आउट नहीं करोगे तो उसको पता नहीं होगा। तो सिमिलरली इधर भी क्या होता है हमारे टीचिंग इंडस्ट्री में, कि भाई बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, उसमें बताते हैं, हर टीचर बताता है कि भाई ड्राफ्टिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब खुद ड्राफ्टिंग करता है तो बच्चा कोई ना कोई मिस्टेक्स करता है, गलती करता है, ड्राफ्टिंग सही नहीं करता। जब कोई चेक करेगा तो वो गलतियों को हाईलाइट करेगा। ठीक है, हाईलाइट करेगा तो बच्चा उस पर काम करेगा, बोलेगा हाँ यार ये वाली गलती मुझे अब नहीं दोहरानी। लेकिन अगर कोई हाईलाइट ही नहीं करेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चा उसी गलती को बार बार रिपीट करेगा, और जब रिपीट करता रहेगा तो वो एट द एंड एग्जाम्स में भी वही गलती रिपीट करेगा और अल्टीमेटली फेल होकर आ रहा होगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग हमें बहुत अच्छी करनी है। अक्सर बच्चे रिस्क के क्वेश्चन में जैसे अदर्शन नहीं लिखते। ठीक है, अदर्शन मैं बार बार दोहराता हूँ बच्चों को कि भाई अदर्शन लिखा करो। अच्छा, ड्राफ्टिंग के लिए हमने क्या करा हुआ है, मैंने हर चीज का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है। आईकेप के जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, मैं उनको मैक्सिमम फॉलो नहीं करवाता। मैं अपने आंसर ड्राफ्ट करता हूं, अपना फॉर्मेट एक मैंने बनाया हुआ है, जो कि बच्चों को मैं बोलता हूं भाई इसी फॉर्मेट पर रहकर आपने हर आंसर को ड्राफ्ट करना है। अगर रिस्क का क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है तो उसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। इसी फॉर्मेट के अंदर ये तीन बातें आपने लिखनी लाजमी है, और इसी फॉर्मेट के अंदर आपने आंसर करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग के क्वेश्चन का एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। हर क्वेश्चन उसी फॉर्मेट से आपका सॉल्व हो रहा होगा। आपने ये नहीं करना कि कभी इस फॉर्मेट से करें कभी उस फॉर्मेट से करें। जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट करेंगे तो आप एट द एंड कंफ्यूज होंगे, और आईकेप के जब एग्जाम होगा तो कुछ ना कुछ गलत लिखकर आ रहे होंगे। जब एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, एक हमारा पैटर्न बना हुआ होगा कि भाई 3 से 4 पॉइंट या 6 पॉइंट हमें लिखने हैं, तो वो 6 पॉइंट आपको पता होंगे 6 पॉइंट मैंने लिखे या नहीं लिखे, तो आप मेक श्योर करेंगे और वो सही से लिख कर आ रहे होंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सजेस्टेड आंसर को फॉलो करते हैं, और सजेस्टेड आंसर के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे आंसर करा हुआ होता है, जिससे बच्चा बार बार कंफ्यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेस्टेड आंसर गलत होता है, सजेस्टेड आंसर होता सही है, लेकिन उसका पैटर्न हर
हर टाइम पे डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि यार आंसर को किस तरीके से लिखना है, क्या बातें होनी चाहिए क्या बातें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चा जब कंफ्यूज होता है तो एग्जाम में भी कुछ चीजें छोड़कर आ रहा होता है। तो मेक श्योर हमें ये करना है, ड्राफ्टिंग हमें सही करनी है, ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं सर मैं तो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करा या 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करा, टाइम सही से मैनेज नहीं करा, उसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपने डे वन से आपने सीखनी है, आपने मेक श्योर करना है कि विद इन टाइम में चीजें कंप्लीट कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आप फेल हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ गए लेकिन क्वालिटी ड्राफ्टिंग नहीं करी, फेल हो जाओगे। तो दोनों चीजों को बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसला आएगा, इतना इजी नहीं है। ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग पे ड्राफ्टिंग अच्छी करने जाओगे, क्वालिटी ड्राफ्टिंग करोगे तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा। टाइम मैनेजमेंट हैंडल करने जाओगे तो ड्राफ्टिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन दोनों चीजों को हमें सीखना है कि बैलेंस रखना है। ठीक है, क्वालिटी ड्राफ्टिंग भी करनी है और टाइम को मैनेज भी करना है। एटलीस्ट हमें 85 to 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है मिनिमम। ठीक है ना, इससे कम का पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आना। ठीक है, कोशिश करनी है 85 to 90 मार्क्स का लाजमी अटेम्प्ट करना है। जबकि आई नो कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें यही चीज पे डे वन से प्रैक्टिस करनी है। अगर डे वन से हमें पता होगा कि भाई लेंथी पेपर भी आ रहा है और टाइम मैनेजमेंट करनी है, 85 to 90 मार्क्स का मिनिमम पेपर अटेम्प्ट करना है और विद क्वालिटी ड्राफ्टिंग करनी है, तो डे वन से इसके ऊपर जब काम करेंगे तो एट दी एंड 4 महीने बाद हमारी दोनों चीजें बैलेंस हो चुकी होंगी। लेकिन डे वन से जब इधर फोकस ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा ये चीज भी करनी है या ये चीज भी करनी है, जब ये पता ही नहीं होगा, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे, तो एट दी एंड जब हम पेपर करने जाएंगे तो वहां कोई ना कोई ब्लंडर करके आएंगे, तो टाइम मैनेज नहीं होगा या तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग करके नहीं आएंगे। तो डे वन से जब हमें पता होंगी चीजें तो हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे बता देना है, चीजें क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी। हाजरा कह रही है यस, बाकी बाकी भी बच्चे मुझे बता दे रहे हैं। मियां मुदस्सिर कह रहे हैं गॉड इट सर। अच्छा जी, तीसरा सबसे बड़ा इशू, तीसरा सबसे बड़ा इशू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर गिरे ना होना। देखिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को, जब मैंने स्टार्ट करा था, जब मैंने सिलेबस डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया कि रिस्क कहाँ से निकलते हैं आपके, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से ही आपके रिस्क निकलते हैं। कि जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी भी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, तो रिस्क ये है कि भाई आपने नहीं करा होगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए जब रिकवरेबल अमाउंट आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से कम हो जाती है। हो सकता है मैनेजमेंट नहीं, रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ना, हो सकता है ये चीज ना करी हो। तो कहाँ से बन रही है रिस्क, बन कहाँ से रहे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। इसी तरीके से रिपोर्टिंग का क्वेश्चन, रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में आपको एक सिनेरियो दे दिया, बोला कि भाई मैनेजमेंट ने ये काम कर दिया है, ठीक है ना, लेट से इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी या वॉट एवर जो भी चीजें, भाई उसने बोला रिकवरेबल अमाउंट ये थी, फलाना ये था और मैनेजमेंट ने ये चीज इस तरीके से करी है। अब अगर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि क्या होना चाहिए था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये गलत करा या सही करा? बात समझ में आ रही है? जब आपको यही नहीं पता होगा कि क्या होना चाहिए था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब ये बात नहीं पता होगी तो आप कैसे बताओगे कि मैनेजमेंट ने ये काम सही करा है या गलत करा है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं है? अगर ये बात नहीं पता चलेगी तो अल्टीमेटली आप, ना तो आपको ये पता होगा कि गलती कितने अमाउंट की हुई, जब ये नहीं पता होगा तो एट दी एंड आप ये भी नहीं बता सकते क्या ये गलती मटेरियल है या इमटेरियल है। तो बातें समझ में आ रही है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैंने एफएफआर नहीं पढ़ा हुआ। मैं अब उन बच्चों के लिए भी ये एड्रेस कर रहा हूँ। सर बच्चे कहते हैं सर हमने एफएफआर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, क्या हम ऑडिट पढ़ सकते हैं? देखिए, मैं उनको कहूंगा कि पहले एफएफआर पढ़ लो फिर इसके बाद ऑडिट पढ़ लेना, या तो पैरेलल चला लो, एफएफआर और ऑडिट दोनों साथ पढ़ लो। ठीक है ना, एफएफआर पढ़ते जाओगे ऑडिट भी पढ़ते जाओगे, साथ साथ एफएफआर कवर होगा तो ऑडिट भी साथ साथ आप लोगों को चीजें आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एफएफआर को पढ़ना नहीं और सिर्फ ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। जब तक आपको एफएफआर के अंदर डेफर्ड टैक्स नहीं पता होगा तो डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड रिस्क कैसे ड्राफ्ट करोगे? डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड आपको क्या पता होगा कि क्या सही होना चाहिए था?
तो और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, गलत क्या करा है, मिस स्टेटमेंट कितना अमाउंट की है, क्या ये मटेरियल है इमटेरियल है। जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी तो कैसे डील करोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सही होना चाहिए, तो इसका ऑडिट क्या करोगे। ऑडिट होता ही अकाउंटिंग का है ना। जब अकाउंटिंग ही आपको नहीं पता तो ऑडिट क्या करोगे। बातें समझ में आ रही हैं, एफएफआर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। पिछले लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट से आईकेप इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। MSA 1 MSA 2 रिप्लेस हो गया है, ठीक है। MSA 1 का जो लेवल था, MSA 1 के अंदर जो एडवांस ऑडिट और एफएफआर का जो कॉम्बिनेशन पूछता था, वो अब खत्म हो चुका है। तो उसको किधर लेके आ रहा है वो आईकेप, आईकेप इधर लेके आ रहा है CFAP 6 पर। CFAP 6 पर एफएफआर को थोड़ा सा डाल के चेक कर लेता है, ठीक है। पिछले लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट से ये काम वो मुसलसल कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेकर आ जाता है और बोलता है कि भाई बताओ इसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी। अब बच्चे को जब यही नहीं पता होगा कि क्या होना चाहिए था इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि मिस स्टेटमेंट कितना अमाउंट की है। जब यही नहीं पता होगा तो बच्चा ना मटेरियल है इमटेरियल है तो बात की बात है ना। जब बच्चे को यही नहीं पता होगा मिस स्टेटमेंट कितनी है, तो बच्चा फेल होके आ जाएगा, ये वाले क्वेश्चन में कंप्लीटली 0 मार्क्स लेके आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। सबको समझ में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लीटली नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते, और एट दी एंड बच्चे फेल हो जाते हैं। अकाउंटिंग की चीजें आती हैं ऑडिट के साथ तो बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है सबको, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते रहें साथ साथ। अच्छा जी, दूसरी एक और चौथी बड़ी मिसकॉन ये बड़ा मसला होता है कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके जा सकते हैं ओपन बुक है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं ऑडिट स्टैंडर्ड लेके जा सकते हैं ओपन बुक है, तो वहां से छाप छाप के चीजें लिख लेंगे। भाई छाप के चीजें नहीं लिख सकते। ये ऑडिट का पेपर है, ऑडिट के पेपर में सिनेरियोज आते हैं, मुश्किल से एक आध चीज अगर कोई आ गई तो वहां से रेफरेंस आपने ले लिया, रिपोर्टिंग का जो आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो आपने देख लिया, कुछ चीजें देख सकते हो, लेकिन सारी चीजें यहाँ से नहीं होगी। रिस्क का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, रिपोर्टिंग की इम्प्लीकेशन आपको यहाँ से पता नहीं चलेगी ऑडिट ऑडिट के स्टैंडर्ड से। तो ये ऑडिट का स्टैंडर्ड सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाता है, करना क्या है प्रैक्टिकली वो आपने सिर्फ एक प्रिंसिपल आपको बता देता है, भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट लिखना तो आपने खुद से है, डायरेक्टली कोई छाप के नहीं लिख सकते। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई ओपन बुक के आसरे में होते हैं, अब वैसे तो इतना लेंथी पेपर होता है वो खोलने का टाइम ही नहीं होता। तो ओपन बुक एक धोखा है, आप लोगों ने ये आसरा बिल्कुल भी नहीं रखना कि वहां जाके मैं स्टैंडर्ड खोल लूंगा या खोल लूंगी और वहां से बैठ के मैं लिख लूंगी। ये तो मसला ही नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड वहां देख के पढ़ लूंगी। वहां देखने का पहली बात है टाइम नहीं होगा, और पहली बात ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं जो कि वहां से आप लोग डिट्टो छाप सकें। ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी। आपने तरीके से इस तरीके से तैयारी करनी है कि कोई चीज आपने ऑडिट स्टैंडर्ड से उस वक्त नहीं देखनी। हाँ, वो बाय चांस कोई चीज ऐसी आ गई और आपको उस वक्त याद नहीं आ रही तो आपने देख लिया और लिख लिया, ठीक है। लेकिन आपने अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि आपने वहां स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं पड़े। यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी से कंफर्म करें, यहां तक सबको चीजें क्लियर है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, मुझे रिप्लाई चाहिए। आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द हमारे जितना भी कोर्स होगा, जितने भी लाइव सेशन होंगे, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा सेलेक्टिव स्टडी, बच्चे जैसे मैंने बताया वॉल्यूम 2 इग्नोर कर लेते हैं, या तो कोड ऑफ एथिक्स अच्छा नहीं पढ़ेंगे, ISQM नहीं करके जाएंगे, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। भाई ये ICAP है, ये इंटर नहीं है, इंटर बोर्ड नहीं है, ये मैट्रिक नहीं है, ठीक है ना। सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी कि भाई ये पास्ट पेपर में आया था अब दोबारा नहीं आएगा। भाई दोबारा भी आ जाता, आईकेप का कोई भरोसा नहीं है। आईकेप अनप्रिडिक्टेबल है, आप लोगों ने कैफ के पेपर भी दिए हुए हैं, आप लोगों ने कुछ CFAP के पेपर दिए होंगे, तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा आइडिया होगा कि भाई आईकेप अनप्रिडिक्टेबल है। अक्सर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दें, भाई इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर ग्रेड है। हाँ ये मैं बता सकता हूँ भाई, रिस्क का क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है ना। अब रिस्क के क्वेश्चन में वो कौन से रिस्क पूछेगा ये आईकेप जानता है। हमें तैयारी ऐसे करनी है कि सारे रिस्क हम लिख सकें, ठीक है।
रिपोर्टिंग का क्वेश्चन एक लाजमी आएगा। अब वो कैम से आएगा, अब वो ईओएम से आएगा, अब वो किस पैटर्न पे आता है, वो ये बोलता है कि भाई हम गलतियां आइडेंटिफाई करो या रिपोर्ट को ड्राफ्ट करो, वो आईकेएफ जानता है, वो मैं नहीं जान सकता। ये वो नहीं है कि भाई मैं एक रात पहले आप लोगों को बता दूं भाई ये चीजें आएंगी। तो इस आश्रय में बिल्कुल भी नहीं रहना। कोई टीचर अगर आप लोगों को बता रहा है तो वो भी आप लोगों ने नहीं सुनना। आप लोगों ने तैयारी अपनी 100% करनी है डे वन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर कुछ भी नहीं है, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब चीजों को अच्छे से फोकस करना है। हाँ, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए लास्ट डे रिवीजन करने के लिए, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। वो काम हम कर सकते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए। लेकिन ये करना कि भाई मैं सिर्फ ये वाला चीज कर लूं, ये चीज छोड़ के चली जाऊं, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। अच्छा जी, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डे वन से पढ़ते नहीं है, क्लाइंट में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि टाइम निकाला जा सकता है, क्लाइंट पर है कहीं भी है, टाइम निकाला जा सकता है अगर आप लोग निकालना चाहें। ठीक है, लेट सीटिंग्स हो रही हैं वहां भी टाइम निकाला जा सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, क्या आप निकालना चाहते हैं या गप्पे मारना चाहते हैं। क्या उस टाइम पर आप तफरी करना चाह रहे हैं, उस टाइम पर आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर होगा। ठीक है ना। अगर बच्चा ये कहता है मेरी लेट रीडिंग्स चल रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा क्लाइंट चल रहा है, प्रेशर है, ये है वो है, साइनिंग चल रही है, इनिशियल्स चल रहे हैं, देखें ये सब चीजें होती हैं, मुझे भी पता है, मैं इस लाइफ से गुजरा हुआ हूँ, टफ होता है, आई नो टफ होता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसा वक्त भी आता है जब इतनी ठंड होती है कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं होता, बैठे हुए होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, फर्म्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, चाय की होटल में जा रहे होंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उस वक्त को यूटिलाइज कर लें सही से, तो सब कुछ हो सकता है। लंच भी मुझे पता है, लंच भी आप लोग अक्सर जाते हैं, क्लाइंट पर होते हैं, लंच एक एक घंटे का लंच भी हो रहा होता है, लेकिन उस टाइम को भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट ब्रेक्स आप लोग लेते हैं, चलो यार ये खाने चलते हैं, वो खाने चलते हैं, तो ये सारे टाइम्स को यूटिलाइज करा जा सकता है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग टाइम को उड़ाना चाहें तो उड़ेगा भी टाइम। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर होगा। तो भाई ये रोना धोना बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने। डे वन से माइंड बना ले, सम हाउ कुछ भी करके मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना है, पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 1.5 घंटा आप लोग यही करोगे, भाई घर आओ फिर रात को 2 बजे घर आ रहे हो तो 3 बजे तक पढ़ो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर विद इन ऑफिस आवर्स भी आप लोगों का बहुत ज्यादा फ्री टाइम आता है, उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, उसके अंदर से कुछ टाइम निकाल लो, तो आपका घर आके टाइम निकालना कम हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। तो रोना धोना बिल्कुल भी नहीं करना है कि सर आज ये चल रहा है, आज फलाना हो गया, ये हो गया। कोशिश करनी है कि सम हाउ टाइम निकाल के 1 से 1.5 घंटा निकाल के अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट होगा तो अचीव करोगे, टारगेट ही नहीं होगा, प्लान नहीं होगा तो अचीव नहीं करोगे। प्लान मैंने पूरा बनाया हुआ है, अचीव करना अब आप लोगों के ऊपर होगा। क्लियर है सबको। जल्दी से कंफर्म करें, जल्दी से रिप्लाई करते रहें। रिप्लाई आप लोगों का मुझे साथ साथ चाहिए। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, यस सर। अच्छा जी, आखिरी नॉलेज, आखिरी चीज के बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे को ये नहीं पता होता प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं। जो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ वो लिखावा किधर है, और जो लिखावा है वो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो प्रैक्टिकली किधर अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के पास हो, प्रैक्टिकली किस तरीके से कर रहे हैं। अब उसके अंदर एक बच्चा वो भी आ जाता है जो कि सर मेरी तो आर्टिकलशिप ऑडिट से नहीं है, मेरी तो आर्टिकलशिप रिस्क में है, मेरी तो आर्टिकलशिप दूसरे डिपार्टमेंट में है, मेरी आर्टिकलशिप लेट से इंटरनल ऑडिट में हो रही है, तो सर मुझे तो पता ही नहीं ऑडिट किस तरीके से। तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऑडिट प्रैक्टिकली इस तरीके से हो रहा होता है, प्रैक्टिकली ये चीजें कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीजों को इंशाल्लाह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए सर पास करने के लिए। पास करने की हमने ये तो देख लिया, सर फेलियर क्या है वो तो हम अवॉइड कर लेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या बना है कि भाई हम पास कर लें। पहली चीज वो तो आप लोगों ने करना ही कि भाई टाइमली लेक्चर्स लेने, सारी चीजें करनी है, अपनी ड्राफ्टिंग चेक करनी करवानी है। अच्छा, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं ये नहीं बता रहा कि आप लोग मेरे से लेक्चर्स लें, मेरे से ही पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, ये सबके लिए है, ठीक है ना, किसी से भी पढ़ें। चाहे आप लोग लेक्चर लें, क्लासेस लें, नहीं लें, वो आपके ऊपर है, या आप लोगों की मर्जी। ठीक है,
लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है, अपने आंसर किसी से चेक करवा। अगर मेरे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें कंडक्ट करके आप लोगों के आंसर चेक करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट आउट नहीं करा, बच्चा गलतियां रिपीटेडली करेगा और वो एग्जाम्स में भी गलती करके आएगा। तो आंसर को चेक करवाना लाजमी है, चाहे अपने सीनियर से करवाएं, चाहे किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको आप जानते हैं, जिन्होंने ऑडिट का पेपर पढ़ा हुआ है, पास करा हुआ है, कोई टीचर है, आप उनसे लाजमी चेक करवाएं अपनी ड्राफ्टिंग को। ड्राफ्टिंग चेक करवाना लाजमी है। मॉक्स और टेस्ट को लाजमी अटेम्प्ट करें विथ टाइम। देखें, ये ड्राफ्टिंग चेक करेंगे तो क्या चीज इंप्रूव होगी? क्वालिटी ड्राफ्टिंग, जो कि पहला रीजन था फेल होने का, क्वालिटी ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये पहली चीज, ड्राफ्टिंग चेक करवाएंगे तो पता चलेगा क्वालिटी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरी चीज, मॉक्स और टेस्ट को लाजमी अटेम्प्ट करना है विद टाइम। इससे क्या इंप्रूव होगी? आपकी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो फेलियर थे उसी की चीजें मैंने लिखी हैं कि भाई अब इसको किस तरीके से कवर करा जाए। तो मॉक्स और टेस्ट टाइम के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आएगी। ड्राफ्टिंग चेक करवाएंगे तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग होगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए आपने क्या करना होगा? एफएफआर की जो समरीज हैं उसको गो थ्रू करना होगा। पूरा एफएफआर बैठ के पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं बच्चे बोले दोबारा चलो भाई एफएफआर पढ़ना शुरू कर देते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सिर्फ समरीज पढ़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसने पढ़ा नहीं है तो फिर तो वो पढ़े भाई दोबारा। ठीक है, वो दोबारा मतलब कि वो नए सिरे से पढ़े उसको, जिसने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ समरीज रिवाइज करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर सवाल ऐसे आ जाते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्री पे आके पूछ लेता है कि भाई ये वाली इंडस्ट्री है, इसके रिस्क ड्राफ्ट करो। अब बच्चे को अक्सर उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती। लेट से अगर सवाल आ जाए कि भाई नेटफ्लिक्स के रिस्क को ड्राफ्ट करना है, अब बच्चे को दिमाग में ही नहीं है कि भाई नेटफ्लिक्स की इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। बच्चा उस वक्त ब्लैंक हो जाता है। तो अच्छा, सवाल कहाँ से आता है? सवाल नॉर्मली हर अटेंड में इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट में चीजें एग्जिस्ट करती हैं वहीं से सवाल आते हैं। जैसे कि भाई सोलर करंटली चल रहा है तो उस पर आ गया, क्रिप्टो चल रहा है तो क्रिप्टो पे एक सवाल आया था पिछले लास्ट टाइम में। तो जो चीज इन्वायरमेंट में चल रही होती है वही चीजों पर आईकैप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि करंट इन्वायरमेंट में चल रही है। जैसे फूड पांडा हो गया, फूड पांडा जैसी इंडस्ट्री को देख लिया आपने, करीम इंडस्ट्री को आपने देख लिया, करीम जो है आपके पास, इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सोलर की आपने कोई इंडस्ट्री उठा ली, नेटफ्लिक्स आपने उठा लिया, तो इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपने उस पर रिसर्च करी और उस पर आपने रिस्क की ड्राफ्टिंग करी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उससे अगर कोई नया सवाल आएगा, कुछ नई चीज़ आएगी, तो आप उसको इजीली डील कर सकेंगे। अच्छा जी, वॉल्यूम टू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वॉल्यूम टू अच्छे से पढ़ना है। वॉल्यूम टू के अंदर ये नहीं कि यार मैं उसको बाद में देख लूंगा या फिर वॉल्यूम टू समझ नहीं आ रहा। वॉल्यूम टू की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करनी है। ठीक है, और कंसिस्टेंटली आपने पढ़ना है ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोई बहाना नहीं करना, टाइम आपने हर हाल में निकालना है। और आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं उसको आइजा के साथ लिंक करना है, और जो आइजा में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली लिंक करना है। ठीक है, तो वही सारी बातें। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आता है सर, अगर हम आपसे क्लासेस लेते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से आप पढ़ा रहे होंगे? तो जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, वो हमारे रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा सर, जो आपका जो टाइम, जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में जब हम क्लासेस लेते हैं उसके अंदर जब सवालात होते हैं, दूसरे बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स को मैंने क्या करा, रिकॉर्डेड रख दिया, ताकि उसको एक समराइज्ड वे में डिज़ाइन करा है, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम इनपुट हो। आप लोग कहीं भी बैठे हो, आप लोग अब लेट से अगर फर्म में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप लोग फ्री हैं, तो आप लोग वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स लेके एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें। ठीक है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए सर, क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आपने उसी वक्त पॉज करना है और व्हाट्सएप पे पहले आपने क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन पूछना है, देन आपने वो रिज्यूम करना है। अपनी जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं उसको रिज्यूम करके आपने लेक्चर कंप्लीट करना है। लेकिन क्वेश्चन आपने पहले मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना है ग्रुप पर, ताकि जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आप लोगों को फौरन आंसर कर दूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेरे नोट्स बने हुए बहुत ही इंटरेक्टिव वे में, नोट्स बने हुए, मैं आपको अभी नोट्स भी दिखाता हूँ। नोट्स मेरे सॉफ्ट के अंदर भी हैं। ठीक है, और वही जो सॉफ्ट के अंदर फॉर्म है वही हार्ड के अंदर फॉर्म है। ठीक है ना, तो बहुत ही समराइज्ड वे के अंदर, फ्लो चार्ट्स के अंदर मेरे नोट्स बने हुए हैं।
ठीक है, इजीली आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। वही नोट्स आपके सामने होंगे जब लेक्चर चल रहा होगा, वही नोट्स आपके सामने होंगे, वही नोट्स आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल होंगे, वही नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में कोई या व्हाट्सएप पे चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी, तो आप लोग प्रैक्टिस सेशंस के अंदर लाइव चीज़ें पूछ सकें। और इसके अलावा प्रैक्टिस जब सेशंस होंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग किस लेवल पर हैं, मुझे आप लोगों को किस लेवल पर लेके आना है, किधर गैप है, कितना गैप है, तो उसको हम डील करेंगे लाइव प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टिसिपेशन होगी। जिस तरीके से अभी हमारा आज का लेक्चर चल रहा है, आज का जो सेशन चल रहा है जिसके अंदर मैं आपसे बार बार चीजें पूछ रहा हूँ, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोगों से चीजें पूछता रहूंगा मैं, ताकि हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑडिट का पेपर निकालने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस पूछें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज्यादा ऑडिट आएगा। ऑडिट एक सब्जेक्टिव पेपर है, 1+1 इधर 2 नहीं है, इधर मल्टीपल थॉट्स आ सकते हैं। मल्टीरियलिटी का बेंचमार्क मल्टीपल हो सकते हैं, पीबीटी भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। थॉट एक बच्चे की आ सकती है, सर रेवेन्यू लेना चाहिए, एक बच्चा कहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना चाहिए, एक बच्चा कहेगा सर एसेट्स लेना चाहिए। हर बच्चे की डिफरेंट जस्टिफिकेशन हो सकती है, और हो सकता है कि हर बच्चा सही कह रहा हो, गलत नहीं कह रहा हो। ठीक है, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने, पार्टिसिपेशन करनी है, अपनी जस्टिफिकेशन बतानी है। इधर सारा गेम जस्टिफिकेशन का है। ऑडिट के अंदर अगर जस्टिफाई अगर आप एक चीज को कर सकते हो, तो आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इधर अगर आपने लेट से क्वालिफिकेशन दी है, ठीक है, जबकि मटीरियलिटी से आपकी मिस स्टेटमेंट कम है, लेकिन अगर आपने जस्टिफिकेशन प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो मिस स्टेटमेंट है ये क्वालिटेटिवली मटीरियल है, तो आप क्वालिफिकेशन दे सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो ओपिनियन। तो मेन चीज क्या हुई इधर, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना है कि भाई ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटीरियल है, अब क्वांटिटेटिवली नहीं है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो जस्टिफाई करना इधर इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिफिकेशन अगर स्ट्रांग होगी, तो एग्जाम में एग्जामिनर को भी आप लोग इजीली जस्टिफाई कर सकेंगे, और इजीली उसकी समझ में बात आएगी, और आपका पेपर पास हो जाएगा। बच्चे जस्टिफिकेशन अच्छी नहीं लिखते, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, व्हाट्सएप पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, लाइव सेशन के थ्रू इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी इतना ज़्यादा चीज़ें हमारी इंप्रूव हो रही होंगी। होमवर्क तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि होमवर्क मैंने प्लान के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो होमवर्क तो इंशाल्लाह होंगे, टेस्ट होंगे, मॉक्स होंगे, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और इंशाल्लाह आउटसाइड द बॉक्स जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया कि भाई नेटफ्लिक्स पे मैं आप लोगों को टास्क दे दूंगा कि भाई नेटफ्लिक्स पर रिसर्च करो, रिस्क ड्राफ्ट करो। लेट्स से भाई सोलर की कोई इंडस्ट्री दे दूंगा, कोई कंपनी दे दूंगा, उस पर आप लोग रिसर्च करो, उसके ऊपर लिखो। amazon प्राइम के ऊपर आप लोगों को रिसर्च करनी होगी, लेट्स से भाई रिस्क लिखो। इसके ऊपर कोई सिनेरियो मैंने दे दिया, उसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो मैंने दे दिया आप लोगों को। तो इस तरीके से आउटसाइड द बॉक्स जाके हम एक्टिविटीज कर रहे होंगे, तो उससे इंशाल्लाह चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी स्ट्रेटजी कि अगर आप लोग हमारे से क्लासेस लेते हैं, तो उसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। एट द एंड आपकी चॉइस है, आप लोग जिस टीचर से भी पढ़ना चाहें वो आप लोगों की एट द एंड चॉइस होगी। अच्छा, कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो हमारे स्लाइड्स होंगी वो किस तरीके से होंगी, वो थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चीजें यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी मुझे बताते रहें, साथ साथ मुझे बताएं, कोई कोई मसला तो नहीं है किसी को भी। कोई क्वेश्चन छोटा सा भी है तो मुझसे बेझिझक होके पूछें, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, रिप्लाई चाहिए आप लोगों का। कोई मसला तो नहीं है अभी तक? सारी चीजें समझ में आई हैं जो जो मैंने बताई हैं? किसी का कोई क्वेश्चन? हमादुल्लाह कह रहे हैं नो इशू। अच्छा जी, जल्दी से हम देख लेते हैं किस तरीके से स्लाइड्स बनी हुई है। यही सेम एज इट इज फॉर्म आप लोगों को हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है,
तो हार्ड कॉपी अगर आप लोग लेना चाहें वो भी आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है। यही स्लाइड्स आप लोगों के सामने जब लेक्चर लेंगे, यही स्लाइड सामने होंगी, यही स्लाइड्स आपके पास सॉफ्ट में है, यही स्लाइड्स आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में होगी। मतलब आप लोगों को देखें, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही नोट्स का बार बार सामने होना, उससे चीजें आप लोगों को रिटेन रहती हैं। अगर अगर मैं लेट से लेक्चर बनाऊं अलग, नोट सामने रखकर, उसकी डिजाइनिंग अलग हो और सॉफ्ट में चीजें अलग हो, और इसके अलावा जब हार्ड कॉपी मिले वो एक अलग फॉर्म में हो, तो आप लोग चीजें अच्छे से रिटेन नहीं कर सकेंगे। जब तीनों जगह एक ही चीज देखेंगे तो चीजें रिटेन इजीली हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग का दिमाग क्या करता है, कैप्चर करता है। जब भी आप कोई चीज देखते हैं उसकी पिक्चर कैप्चर करता है, ठीक है। जब एक ही चीज की तीन डिफरेंट पिक्चर्स होंगी तो वो रिटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन जब एक ही पिक्चर तीन दफा सामने आएगी तो आप लोगों के लिए रिटेन करना इजी होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही पिक्चर आप लोग तीनों दफा में कैप्चर एक ही चीज करें, ठीक है। जब लेक्चर ले रहे हो जब भी वही हो, जब सॉफ्ट में चीजें देख रहे हैं, लेट से मोबाइल में कहीं भी देख रहे हैं तो वो भी वही चीज हो, और जब हार्ड कॉपी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके पास सेम एज इट इज चीज हो। यहां तक क्लियर है सबको? तो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स में मैंने पूरे पूरे सारे स्टैंडर्ड्स को मैंने इसी तरीके से फ्लो चार्ट्स के अंदर कवर करा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ों में परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह चीज़ें, मटीरियलिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी हैं, इंटरेक्टिव स्लाइड्स हैं, इजीली आप लोग चीज़ें कवर कर लेंगे, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसको हम देखते हैं। सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छी कलरफुल वे के अंदर और बहुत ही फ्लो चार्ट फॉर्म के अंदर चीजों को मैंने समराइज करा हुआ है, ठीक है। एक लेक्चर भी देख लेते हैं, लेक्चर को एक दफा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लेक्चर किस तरीके से है। ठीक है, तो इसी फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज यही स्लाइड्स आपके सामने है, ताकि आप लोगों को अलग अलग आपके कैप्चरिंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मेट्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, हर चीज का मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। जैसे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस का मैंने ड्राफ्टिंग के स्टेप्स बनाए हुए हैं कि भाई ड्राफ्टिंग के स्टेप्स क्या होंगे। पहले आप लोगों ने स्टेप वन में क्या लिखना है, स्टेप टू में क्या लिखना है, स्टेप थ्री में क्या लिखना है, स्टेप फोर में क्या लिखना है, स्टेप फाइव में क्या लिखना है, स्टेप सिक्स में क्या लिखना है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने फॉर्मेट डिजाइन करे हैं स्टेप वाइज, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर मैं देखूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक मैंने सॉल्व भी करा हुआ है, तो आप लोगों को जरा मैं दिखाऊं कि स्टेप्स, हर चीज के मैंने स्टेप्स में बताया हुआ है। सॉल्यूशन मेरे अपने बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई लेट से ये स्टेप वन में मैंने ये बात लिखी, ठीक है। स्टेप टू के अंदर, स्टेप टू इसके अंदर नहीं था, तो स्टेप फोर एंड फाइव है, स्टेप सिक्स एंड सेवन, स्टेप एट, स्टेप नाइन। इसी तरीके से इसमें स्टेप टू एंड थ्री भी आ रहा है, स्टेप वन, स्टेप टू एंड थ्री, स्टेप फोर एंड फाइव, स्टेप सिक्स एंड सेवन, स्टेप एट, स्टेप नाइन। तो जो चीज मैंने स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स को मैंने इधर फॉलो करके दिखाया है कि भाई स्टेप वन में क्या लिखना है, स्टेप टू एंड थ्री में क्या लिखना है, फोर एंड फाइव में क्या लिखना है, सिक्स एंड सेवन में क्या लिखना है। तो हर चीज प्रॉपरली प्लान्ड है, प्रॉपरली फॉर्मेट बने हुए हैं, हर चीज वेल डिजाइंड है। तो आप लोगों को कहीं मसला नहीं होगा, एक ही फॉर्मेट फॉलो करके, एक ही स्टेप फॉलो करके आपने हर आंसर को इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करनी होगी। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी कंफर्म करें, यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, वॉइस नोट्स मेरे बने हुए हैं। जितने भी जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बच्चे अक्सर स्ट्रगल करते हैं, उसके वॉइस नोट्स मेरे बने हुए हैं। कुछ अगर कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, अगर तो वॉइस नोट बना हुआ होता है तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ कि भाई इधर चले जाओ, इधर से ये वाला वॉइस नोट आपको मिल जाएगा। अगर कोई वॉइस नोट नहीं बना हुआ होता तो मैं उसको नया वॉइस नोट बना के सेंड कर देता हूँ। तो सारे वॉइस नोट बहुत ही डिटेल के अंदर हर चीज के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है।
तो कोई चीज की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, हर चीज बनी हुई है। ठीक है, फर्दर लाइव सेशंस होंगे, फर्दर अगर आप लोग कहेंगे सर ये वाली चीज करवा दें, वो चीज करवा दें। लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि बच्चों ने बोला था कि सर ये चीजें करवा दें, तो उसका मैंने एक अलग से हेडर बना दिया था, अगर आप देखें, पता नहीं इधर है नहीं है, फरमाइशी प्रोग्राम क्लिप्स। ठीक है, मैंने एक अलग से इसका हेडर बना दिया था। बच्चों ने बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दें, ये क्वेश्चन करवा दें, वो क्वेश्चन करवा दें, तो मैंने अलग से उसका हेडर बना दिया फरमाइशी प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चे जो जो बोलते थे मैं वो चीजें बना बना के उसमें डाल देता था। तो हर चीजें इंशाल्लाह थ्रू आउट द सेशन हम अच्छे से जान मारेंगे, चीजें क्लियर कर लेंगे, मसला नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यार आप लोगों ने भी साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, साथ साथ लेक्चर्स को टाइमली देखना है, कोई लेक्चर्स मिस नहीं करना है। ठीक है, जब सैटरडे संडे का सेशन है तो आप लोगों का टारगेट अचीव होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैं तो इधर बिजी था या लेट सिटिंग थी, वो चीज आपने नहीं करनी। कोशिश करना है कि टारगेट आपका अचीव हो। ठीक है, रमजान वाला बैच है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रमजान वाला बैच है। रमजान में हर कोई बंदा, इवन मैं भी थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है ना, मेरी भी बहुत ज्यादा तरावी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग भी बिजी हो जाते हैं, तो रमजान में हर बंदा स्लो हो जाता है। तो हमें पहले से उसकी प्लानिंग रखनी है कि रमजान से पहले पहले हमारा मेजर चंक कवर हो जाए, ताकि रमजान में अगर स्लो भी हो तो हमें इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना, हमें रमजान का दिमाग में रखते हुए हमें अपनी तैयारी अभी से तेजी से करनी है, ताकि रमजान तक मेजर चंक कवर हो जाए, ताकि रमजान में स्लो हो जाए तो कोई मसला नहीं हो हमारे लिए, रमजान के बाद दोबारा हम तेजी पकड़ लेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी से कंफर्म करें सबको क्लियर है। तो अपने सेशन को एंड करते हैं, साथ साथ जो भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें। अभी मेरा नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, अगर किसी बच्चे को भी कोई सवालात हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें। ठीक है, 0335 324 7735। ठीक है, ये मेरा नंबर है, सब बच्चे इसको नोट कर लें। किसी का कोई पर्सनल, किसी का कोई क्वेश्चन है जो कि पर्सनली पूछना चाहता है, वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है, ग्रुप करंटली अभी मेरे पास ओपन नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता। लास्ट टाइम भी हमारा ग्रुप था, एक पब्लिक ग्रुप था, एक रजिस्टर्ड ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर तो आप लेक्चर नहीं भी लेना चाहते, क्लासेस नहीं भी लेना चाहते हमसे, तो एटलीस्ट पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से साथ साथ शेयर करूंगा। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप लोग उस पब्लिक ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहां आप लोगों का आंसर कर दूंगा। और लास्ट मंथ में तो आप लोग देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। इवन मैं अभी जो लास्ट बैच था उसके अंदर एग्जाम्स में कोई 2-3 बजे तक जाग रहा था, और फजर में दोबारा जाग गया था कि भाई बच्चों की जो भी क्वेरीज हो तो वो मैं आंसर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद भी मैंने बच्चों को काफ़ी सारी क्वेरीज आंसर करी। तो लास्ट डे के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ कि भाई लेट नाइट भी मैं जाग रहा होता हूँ, ताकि बच्चों की क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए, कोई भी मसला हो। इवन पब्लिक ग्रुप में जिन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़ा हुआ था तो मैं उनको भी जवाब दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, चाहे आप लोग मेरे से पढ़े नहीं पढ़े, कोई भी मसला हो बेझिझक होके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? एंड करें सेशन। सबको समझ में आई चीजें? हेल्पफुल था आप लोगों के लिए? फीडबैक मुझे दें कि भाई हेल्पफुल था, कैसा रहा आप लोगों का ये सेशन, समझ में आई चीजें, सब चीजें क्लियर थी, कोई मसला तो नहीं हुआ? कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मोहम्मद इरशाद कह रहे हैं प्लीज शेयर नोट्स यूज टुडे। ये वाली स्लाइड आप लोगों को चाहिए? कौन सा नोट्स चाहिए? पब्लिक ग्रुप का लिंक भी? पब्लिक ग्रुप का लिंक, एक काम करें, जो जो अभी इधर पार्टिसिपेंट्स है वो मुझे मेरे नंबर पर, मैं अपना नंबर दोबारा शो कर रहा हूँ, मेरे नंबर पर मुझे एक मैसेज कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें व्हाट्सएप पर। मैं आप लोगों को पब्लिक ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है आप लोगों को वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए आप लोग मुझसे मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो एक्सेल शीट है, जो प्लान है, प्लानर है, वो मैं कंप्लीटली आपको इसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। तो इसकी परेशानी बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, इसकी मैं पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है सबको? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी, जिसको जो भी मसला है, जिसको जो भी चीज़ें चाहिए, लिंक चाहिए, पब्लिक ग्रुप का लिंक चाहिए, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है,
हाजरा का मैसेज है, यस सर ऑल क्लियर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। इसके अलावा किसी और को क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं। यहाँ मुदस्सिर मैसेज आया, थैंक यू सर। ठीक है, एंड करते हैं इस सेशन को। नंबर सबने नोट कर लिया है? ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के पास रिकॉर्डेड भी ये सेशन अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप लोग शेयर करना चाहें दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होंगे और लाइव सेशन अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ मुलाकात हो रही होगी। तो आज के सेशन को यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है।